Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and here back with yet another session to boost your preparation. Yes, I am solving in this particular session most important questions from the topic probability. So let's solve some set of questions which ultimately covers the revision of whole topic. तो start करते हैं फिर ये question से देखो question क्या है. If 1 minus 3p by 2, 1 plus 4p by 3 and 1 plus p by 6 are the probabilities of three mutually exclusive and exhaustive events. क्या बोला गया, ये जो तीन उन्होंने देके रखी है numerical values, these are the numerical values of probabilities, but these are of which events? The events which are mutually exclusive and exhaustive. इसका मतलब आप जानते हो, mutually exclusive का मतलब होता है उनका intersection जो है वो zero है, and exhaustive का मतलब होता है उनका union क्या है, sum of the probabilities है. ये बात आपको समझ में आ रही है ना? So we know that if A, B and C are mutually exclusive, जब ये तीन events mutually exclusive and exhaustive होते हैं, then we directly can write down a statement that P of A plus P of B plus P of C is equals to the union only, and these are exhaustive which would be mapping the complete sample space जिसका probability 1 होता. तो इनके सम का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते क्योंकि ये तीनों इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव है. इनका अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस. तो इनकी यूनियन की वैल्यू इज इक्वल टू ये सम हो जाएगी बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी, इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, जीरो है बिकॉज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्सो एंड एग्जॉस्टिव. क्लियर है क्या ये बात? तो ये पॉइंट के बेस्ड हम ये सम सॉल्व करेंगे. तो कौन सा पॉइंट हमें हेल्प हो रहा है यहाँ पे, ये वाला कि P of A plus P of B plus P of C in sum की this sum value is 1. So let's take it on the next line. So we have 1 minus 3p upon 2 to add to 1 plus 4p upon 3 to add it to 1 plus p upon 6 is equals to 1. अभी LCM क्या दिख रहा है आपको, 2 3 6 का 6 है ना, तो इसको न्यूमरेटर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लो एंड थर्ड टर्म को 1 है तो 1 प्लस पी इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा कॉमन एलसीएम. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या देगा हमें, 3 माइनस 9p प्लस 2 प्लस 8p प्लस 1 प्लस p माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अभी देखो यहाँ पे ये 3 प्लस 2 प्लस 1 ये कितना हो गया टोटल 6, 6 माइनस 6 ये क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा. ठीक है, ये 0 हो जा रहा. एंड अभी क्या बचा, अभी ये देखो माइनस 9p प्लस 8p ये कितना हो जा रहा है, माइनस p हो जा रहा. फिर प्लस p हमारे पास, तो ये भी क्या हो जा रहा है, 0. 0 इज इक्वल टू 0 मतलब हियर p कैन बी एनीथिंग, हियर p can be any positive real number. Anything I can't say because probabilities है ना, probabilities can't be negative है ना, तो ये above 0 हो सकती है. p can be any real positive number. मतलब any real positive number को हम कैसे बताएंगे, ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी से बताएंगे ना. तो यहाँ पे मैं इम्प्लाई करेगा ये p जो है इट कैन बी एनी रियल नंबर मीन्स x कैन बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी. तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है. क्लियर है ये बात? देखो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन अ लॉटरी देयर वेर 90 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. लॉटरी में 90 टिकट्स है और उनका नंबरिंग किया गया है. तो टिकट कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगा, उसके नंबर से रिकॉग्नाइज्ड होगा. ठीक है, अभी बोला गया कि 5 टिकट्स वर ड्रॉन एट रैंडम. कितने टिकट्स विड्रॉ किए, 90C5 मतलब कलेक्शन इसका वेज कितना है, 5 टिकट विड्रॉ करने का 90C5 है. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द टिकट्स ड्रॉन नंबर्स 15 and 89 is. तो हमें क्या बताया गया, हमें तो विड्रॉ करने 5 टिकट्स, बट हमें प्रोबेबिलिटी उस चीज की निकालनी है जिसमें 2 टिकट्स कौन रहेंगे, एक तो 15 रहेगा, दूसरा रहेगा 89. तो ये तो बात क्लियर है ना. अभी टोटल 1 to 19 में ईच नंबर इज यूनिक. 15 भी यहाँ पे 1 सी है ना, 1 से, और 9 जो हमारा नंबर 89 है वो भी तो क्या है, 1 में एक ही बार अवेलेबल है ना. तो उनको अपने अपने को 1 वे से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ई को मैं अभी इवेंट बनाती हूँ, ई बी इवेंट. ठीक है, तो मुझे अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे मिलेगी, मुझे इधर फेवरेबल आउटकम्स लिखो. 1 वे फॉर चूजिंग 1 टिकट 15 नंबर, 1 टिकट 89 नंबर. फिर बचे कितने टिकट्स मुझे लेने, आउट ऑफ 5 में से 3 टिकट्स, वो मैं किस में से लूंगी, रिमेनिंग में से लूंगी. रिमेनिंग कितने बचे अभी, ये टोटल 90 थे, 90 में से एक एक तो हमने ले लिया ना, एक एक तो हमने ले लिया. अभी बचे कितने, फिर 88 बचे. 88 में से मुझे रिमेनिंग 3 को सेलेक्ट करना है. आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस के क्या है, कलेक्शन 90C5 है. समझ में आ गई कई बात? तो अभी इसको सॉल्व कर लो. 1 इंटू 1 इंटू 88C3 मतलब 88 इंटू 87 इंटू 86 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारा,
90 C5 आ रहा, तो हम लिखेंगे 90 इंटू 89 इंटू 88 इंटू 87 इंटू 86, दिस इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इसमें देखो क्या हो रहा, ये 3 to 1 इसमें से कटेगा, ये 88 to 86 तक के नंबर्स कटेंगे, तो हमें क्या आ रहा, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, हमें मिल रहा 1 इंटू 1 इंटू ये डिनोमिनेटर का 5 इंटू 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, देखो ये वाला, ये ना 5 इंटू 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा हमें 90 इंटू 89 बच रहा है ना। तो इसको देखो 5 4 जा कितना होता है 20, 20 डिवाइड बाय 90 इंटू 89, तो ये 2 जा ये 9 जा, तो 2/89 इंटू 9 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 801, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख के नहीं आ रहा होगा, बट ये आसान है ना, आपको पता है नहीं 90 C5 कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मेरे लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल, ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज आई एम गेटिंग very fruitfully the videos for you, as I'm getting the very important videos for you for your preparation towards in the exam. Don't forget that the sum of two positive numbers is 100. ठीक है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स क्या बोला गया, 100 बोला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1000 इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें दे के रखा है दो नंबर्स का सम जो होना चाहिए 100, बट हमें प्रोबेबिलिटी उस चीज की ढूंढनी है, उन्हीं का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। तो समझो मैं नंबर्स बोल लेती हूँ, लेट ए एंड बी टू नंबर्स, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। तो पहला कंडीशन मुझे बोल रहा कि a प्लस बी 100 है। अभी a एंड b क्या हो सकते हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ये निगेटिव नहीं हो सकते, जीरो हो सकते, पॉजिटिव हो सकते, मतलब ये ए एंड बी क्या होना, होल नंबर्स होना ना फॉर द प्रोबेबिलिटी केस। ये हम क्वेश्चन किस पे सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे। ये जो है ना उन्होंने बोल के भी रखा है टू पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पे जीरो तो लेना ही नहीं, तो होल नंबर नहीं आएगा, सॉरी आई मिस द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियरली बताया कि दो पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, तो ए एंड बी क्या है, नेचुरल नंबर्स बोल दो, खत्म ही बात। तो अभी a प्लस बी 100 होने के लिए केसेस बताओ तो 1,99 है ना, 2,80 2,98 3,97, ऐसे कितने आएंगे, ऐसे इसका स्वाइप भी कर सकते ना बी एन ए का, तो ये ऐसे आएगा ना 99,1 तक आएगा ना। तो मतलब ये 1 से लेके 2 3 यहाँ कहाँ तक काउंटिंग 99, तो ये कितने पेयर से टोटल, दीज आर टोटल 99 पेयर्स पॉसिबल फॉर ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ये कंडीशन का, ये क्या हो गया हमारा सैंपल स्पेस हो गया। बट अभी हमें इसमें से वो चीजें, वो पेयर्स चाहिए जो क्या देते, जिसका प्रोडक्ट क्या देता, ग्रेटर देन 1000। अभी देखो 1 इंटू 99 99 देगा, 2 इंटू 98 98 इंटू 2, ये तो छोटा ही रहेगा ना, 1000 से छोटा रहेगा, 3 इंटू 97 भी 1000 से छोटा रहेगा। तो क्या होगा आपको पता है, ये जब यहाँ पे 11 होगा तो 100 माइनस 11 कितना होता, 100 माइनस 11 कितना होता, एक बार देख लो, तो ये हो जाता 89। तो 11 इंटू 89 का भी जो प्रोडक्ट निकालेंगे ना, ये भी प्रोडक्ट कितना आता है, देखो 1 प्लस 9 फिर 8 9 ये 17 कैरी 1 979। तो इसके बाद वाला 11 के बाद वाली पेयर कौन देगी, मोर देन 1000 वाली देगी। समझ में आ रहा है क्या बात। तो अभी मैं लिख रही हूँ फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, दिस कंडीशन, यहाँ पे 11,89 जो है ना, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 979 आ रहा है, विच इज लेस देन 1000। बट आफ्टर दिस के जो पेयर आएंगे 12 कितना आता है 88, फिर 13,87 है ना, ऐसे चलते जाएंगे कब तक, कब तक चलेंगे, कब तक लेंगे ये इसका उल्टा आने तक ना, 12,88 का रिवर्स आने तक, क्योंकि हम लास्ट को नहीं जा सकते, फिर से 99 इंटू 1 हमें लेस देन 1000 देगा। तो ये जो पेयर जहां से स्टार्ट हुई उसका स्वाइप कर लो, 88,12 तक जाना है हमें, मतलब हमें जाना है 12 से लेके 88 तक, ये कितने हैं टोटल, 12 टू 88 कितने पेयर से, ये 88 माइनस 12 कितना होता है 76 होता है, तो 76 प्लस 1 करते ना इधर, 12 टू 88 टोटल कितने होंगे, दीज आर 77 पेयर्स। तो ये ये 77 क्या आ गया हमारी, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के फेवरेबल आउटकम से, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम से, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो अभी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल मिला 77, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, वो हमारा फेवरेबल हो गया, और टोटल हमें क्या है, सम ऑफ द टू इंटीजर्स 100, वो हमारा टोटल है, उसमें से हम उठा रहे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है ग्रेटर देन 1000 है, तो वो फेवरेबल हमें मिले 77, और टोटल हमारे पास है 99। तो 9 जा और 7 जा 11 से डिवाइड कर लिए, 7:9 रेशियो, दैट इज 7/9, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये समझ में आया ना आपको कैसे करना, हिंट समझ में आया ना, आपने ये इसके लिए सोचा a प्लस बी इक्वल टू 100 के लिए, तो 1,99 2,98 ऐसे चलेगा ना, कब तक चलेगा ये स्वाइप होने तक,
क्योंकि बी कॉम ए प्लस बी प्लस ए इज सेम ना। फिर ये हमें समझ में आया कि टोटल 99 पेयर से इसमें से हमने वो चीजें ढूंढे, वो पेयर्स लिए हमने जिसका प्रोडक्ट क्या है, जिनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 1000 से बड़ा है, 1000 है तो 1000 से बड़ा। बट हमने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि 11 इंटू जो 89 आता वो छोटा आता, उसके बाद का पेयर से वो बड़ा आने लगता 1000 से। तो हमने वहां से काउंटिंग चालू की। 12,88 है हमारा पहला पेयर, तो इसका लास्ट वाला पेयर तो 88,12 ही रहेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया, रिक्वायर्ड आंसर के 12 to 88 77 पेयर से ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल हमारे 99 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/9 होगी। क्लियर है बात? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, देयर इज अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस थ्रोन मतलब इसका सैंपल स्पेस कितना, 6 into 6 36। ठीक है, 5 appears on at least one of the dice, 5 appears on at least one of the dice, then the probability that the sum is 10 or greater। तो अभी ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है पता है क्वेश्चन? ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 5 को अपियर होना है एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस पे, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर, मतलब तो यहाँ पे लगा है देन। अगर ये है तो क्या मतलब, ये जो है ना, ये इफ 5 appears on at least one of the dice, ये गिवन चीज है। इसको पकड़ के हमें किसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी, सम इज ग्रेटर देन 10, सम इज 10 और ग्रेटर देन 10 करके निकालनी। तो पहले आप इसके लिए काम करोगे ना। अभी सबसे पहले तो सैंपल पॉइंट्स लिख लो। सैंपल पॉइंट्स कितने, 6 into 6 36 है, क्योंकि यहाँ पे दो डाइस पेयर मतलब दो डाइस को थ्रो किया गया, तो 36 से उतना हमें समझा। अभी हमें एक इवेंट बनानी है, चलो इवेंट बना लेते। ई बी इवेंट दैट 5 appears on at least one of the dice। अभी यहाँ पे मैक्सिमम एटलीस्ट वन बोला, मैक्सिमम दो डाइस पे भी आ सकते हो। तो ई में क्या क्या चीजें आएंगी, ई के इवेंट्स लिख, ई के सैंपल, ई के आउटकम्स लिख लो। तो एक बार 5 कहाँ पे, पहले की लाइन में 1,5 आएगा, 5,1 भी आएगा, 2,5 आएगा, 5,2 आएगा, है ना, 3,5 आएगा, 5,3 आएगा, 4,5 आएगा, 5,4 आएगा, 5,5 आएगा, 5, अभी ये 5 की लाइन वाले सब मैंने लिखा है, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 आएगा, है ना। फिर 6 की लाइन में क्या आता हमारा, 6,5 आ रहा, 5,6 लिखा मैंने, है ना, 6,5 आ रहा, बस इतने ही आ रहे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने आ रहे हैं हमें, 11 आ रहे। तो नंबर ऑफ ई में यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ई हमें मिले 11। अभी मुझे और एक इवेंट बनाना पड़ेगा ना कंडीशनल के लिए, सम इज 10 और ग्रेटर। तो अभी हम और एक इवेंट बनाएंगे, एफ बी द इवेंट दैट सम इज 10 और ग्रेटर। ठीक है, सम इज 10 और ग्रेटर। तो अभी इसमें एफ में कितने कौन कौन से आएंगे एक बार लिख लेते। तो सम इज 10 और ग्रेटर में एफ में कौन कौन आएगा, देखो वो एफ में पहले लाइन में मैक्सिमम सम क्या होती है, 1 + 6 7 होती है, तो वो तो नहीं ले सकते हम। दूसरी लाइन में मैक्सिमम सम कितनी होती है, 2,6 8 होती है, 2 + 6 8 होती है। तीसरी में 3 + 6 9 होती है मैक्सिमम सम, मतलब फोर्थ की लाइन से चालू होगा काम। 4,6 10 देता, 4, फिर उसके बाद वाला 5 की लाइन आती है, 5,5 10 देता, फिर 5,6 11 देता, चलेगा। फिर 6 की लाइन में 6,4 आ जाएगा, 10 देगा, फिर 6,5 आ जाएगा, ये 5,5 है, ठीक है, 6,5 आ जाएगा, 11 देगा और 6,6 आ जाएगा। तो ये कितने हैं, ये कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी हमें चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, हमें एफ की प्रोबेबिलिटी, गिवन क्या है ई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ ई। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा के रखा ना, रिवीजन लेक्चर एक बार चेक कर लो अगर नहीं पता है तो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी न्यूमरेटर में आता है, डिवाइड बाय ये बी आएगा, इधर बी रहेगा, इधर ई है ना तो ई आएगा इधर। नंबर ऑफ ई बाय एफ, नंबर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मुझे लिखना है, नंबर की मतलब नहीं है हमें, नंबर तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट चाहे तो आप नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस तो कैसे भी कटना है, डायरेक्ट रेशियो ले लो नंबर का ही। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे, ई और एफ का इंटरसेक्शन में क्या क्या आता है, देखो 5 वाला आता है ना, 5 वाला, क्योंकि हमारे ई में कौन है, सब 5 वाले बंदे, एटलीस्ट 1 5 वाले बंदे। तो ये आ जाएगा बंदा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस 3 आएंगे, 5 वाले बंदे आएंगे ना ई में, तो उसके साथ एफ का इंटरसेक्शन लगा लो, 3 मिल रहे हैं। आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ एन ऑफ ई कितना मिला हमें, 11, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 3/11 इसका हमें आंसर आ रहा। सही बात है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है हमारा क्वेश्चन।
वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज रैंडमली, यूनिवर्सिटी के लेटर्स को अरेंज किया गया है रैंडमली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द आई डज नॉट कम टुगेदर, हमें प्रोबेबिलिटी उस चीज की निकालनी है जिसमें आई टुगेदर नहीं होंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, रिवर्स में करते हैं, अपोजिट में करते हैं। हम पहले निकालेंगे टुगेदर की प्रोबेबिलिटी और उसको 1 माइनस कर देंगे तो नॉट टुगेदर मिल जाएगा, क्योंकि टुगेदर निकालना बहुत आसान होता है। तो हम निकालेंगे ए की प्रोबेबिलिटी, ए बी इवेंट दैट आई कम टुगेदर, ठीक है। तो मैं रिवर्स इवेंट बना ले रही हूँ, मुझे जब भी डू नॉट टुगेदर का क्वेश्चन आएगा मैं कैसे करूंगी उसे, टुगेदर का फाइंड करके 1 माइनस करके निकाल दूंगी। तो आई कम टुगेदर का एक तो नंबर ऑफ ए निकाल दो तो कितना आएगा, देखो इसमें कितने लेटर्स है टोटल, एक बार देख लो, ये 3 6 3 9 10 लेटर है, ठीक है, 10 लेटर है। 10 लेटर में हमें क्या करना है, आई को टुगेदर करना है, मतलब 2 आई लेटर्स है ना इसके अंदर, देखो आई के 2 लेटर्स है, तो ये 2 लेटर को एक बंच बना देना है। तो ये मिल गया, कितना हो गया ये, देखो इसका 10 में से हम लोग ये दो लेटर को निकाल दिए, एक उसका बंच ऐड किया, तो ये कितने हो गए, ये 9, तो ये 9 फैक्टोरियल बेस। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हमें चाहिए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, बट एन ऑफ क्या है मैंने नहीं लिखा, एन ऑफ एस क्या है बताओ तो एक बार। हमारे पास कितने लेटर्स है, 10 लेटर्स है, उसमें से 2 लेटर रिपीटेड है, तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। ये काइंड ऑफ परम्यूटेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड होते हैं, यहाँ पे आई रिपीटेड है, तो इसका सैंपल स्पेस का कार्डिनलिटी कितना है, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो अभी ये निकाल लो, पी ऑफ ए निकाल लो, फिर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 आएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना न्यूमरेटर में। तो ये आंसर क्या दे रहा है फिर, 2 अपॉन 10 दे रहा ना, 9 फैक्टोरियल कट दैट इज 1/5। ये हो गया, हमें कम टुगेदर वाले का आंसर आया, कम टुगेदर वाले का, बट हमें क्या निकालना है, नॉट टुगेदर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल दूंगी मैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे क्वेश्चन में जो डिमांड किया वो हमारा रिक्वायर्ड है, तो ये 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। समझ में आई ना बात, ये फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट आपको पढ़ा के रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्रिक्स वाले लेक्चर में, कि जब आपको टुगेदर के ऊपर काम करना रहता है तो टुगेदर को बंच बना के वो जितने लोग को टुगेदर कर रहे हो उतने लोग को निकाल दो टोटल में से, फिर एक बंच ऐड करो, तो वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट्स टू परम्यूट, ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज, फिर उनको अरेंज करके हमें आगे बढ़ना रहता है ना। तो ये आप वो लेक्चर में भी चेक कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिखेंगे करके ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा। आगे क्या देखे रखा है हमें, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू 3/25 एंड पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8/25, देन व्हाट इज पी ऑफ ए। तो हमें देखे क्या रखा है उस पर गौर करो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश देखे रखा है 3/25। आप लोगों को पता है ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम इस तरह से लिख सकते, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों भला, आपने सेट थ्योरी में पढ़ के रखा ना, क्या पढ़ के रखा आपने, कि जब भी आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश बोल रहा बंदा, इसका मतलब है ए में से ए इंटरसेक्शन बी को निकालो। सिमिलरली जब ए डैश इंटरसेक्शन बी रहेगा तो बी में से किसको निकालो, ए इंटरसेक्शन बी को। तो अभी देखो फिर पी ऑफ ए में यहाँ पे ऐसे ही लिख रही हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये है हमारे पास पॉइंट, तो ये हो गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल्स टू ये 3/25। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा पी ऑफ ए, तो ये इंटू प्रोडक्ट में हो जाएगा पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। सही है क्या बात, क्योंकि 1 माइनस बी पी ऑफ बी होगा ना, 1 माइनस पी ऑफ बी क्या होता है, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ये कितना है 3/25 है। अब ये 3/25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3/25 है ना, इसको हम लोग 3/5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, या तो 1/5 इंटू 3/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 3/5 लिख सकते हैं, है ना। मैंने स्प्लिट किया इसको। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। अभी सेकेंड इक्वेशन भी तो है हमारे पास, इसके बारे में तो भी लिखना है ना। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8/25 है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी को लिखो तो जरा, ये होगा पी ऑफ बी इंटू सॉरी पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, माइनस, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी को स्प्लिट करो, पी ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा आपको 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए को आप क्या लिखोगे, पी ऑफ ए डैश लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे मैंने बार करके लिखा है, कुछ नया नोटेशन नहीं है ये बार का मतलब ये हमारा ये क्या है, डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू 8/25, अभी 8/25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8/25 किसका प्रोडक्ट होता है, 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 4 ओनली, तो इसको हम लोग 4/5 इंटू 4/5 2/5 लिख सकते हैं, 4/5 इंटू 2/5 लिख सकते हैं, या तो हम लोग लोअर, अभी एक ऑर्डर फॉलो करते हैं ना हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर, 2/5 इंटू 4/5 लिखते हैं, ठीक है। तो
आप लोगों को ये है इक्वेशन 2, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, हमारा था ये P ऑफ B इंटू P ऑफ A का, सॉरी P ऑफ A इंटू P ऑफ B का डैश था ना। हमें इक्वेशन 1 क्या मिला था, इक्वेशन 1 हमें मिला था P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश। एक बार देख लेते हैं, देखो ये मिला था ना हमें इक्वेशन 1, है ना। इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें मिला था 1/5 इंटू 3/5। तो अभी सिर्फ इक्वेटिंग कर लो, यहाँ पे देख लो, ये P ऑफ A डैश, ये P ऑफ A। अगर P ऑफ A अगर 1/5 है तो P ऑफ A डैश कितना होगा, 4/5। करेक्ट है क्या ये बात, करेक्ट है क्या बात। और ये देखो P ऑफ B अगर 2/5 है तभी जाके P ऑफ B डैश 3/5 होगा ना, 1 माइनस 2/5 देगा 3/5। तो ये सिर्फ इक्वेटिंग करना था, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ये प्रोडक्ट को, न्यूमरेटर के असेंडिंग ऑर्डर में लिख के इसको इक्वेटिंग करना था। तो हमें यहाँ पे P ऑफ A दिख के आ रहा, कितना आ रहा, 1/5 करके, तब जाके उसका A डैश तो 4/5 होगा। सिमिलरली P ऑफ B कितना आ रहा, 2/5, तब जाके उसका P ऑफ B डैश कितना होगा, 3/5 होगा। समझ में आया। ये जो चीजें हैं इनको एक ऑर्डर में लिखना, ये प्रोडक्ट को, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में एक ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर में। तो आपको लिंक मिल जा रहा है कि कैसे हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से निकालना आसान हो जाता है। तो ये है हमारा आंसर, क्या, ऑप्शन नंबर P ऑफ A का 1/5 ना, ऑप्शन A, ठीक है क्या। 2/5 किसकी प्रोबेबिलिटी है, P ऑफ B की। अगर यही क्वेश्चन अगर P ऑफ B निकालने के लिए होता तो इसका आंसर होता C। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर कर दिया। बट यही क्वेश्चन अगर समझो आ गया तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी बना सकते ना, P ऑफ B भी पूछ सकते, P ऑफ B भी निकालने का इधर स्कोप है, 2/5 दिख रहा। या तो कोई कॉम्प्लीमेंट भी पूछ सकते हो तो भी निकाल सकते, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट भी दिख रहा है इसमें, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट भी दिख रहा है। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते ये एक क्वेश्चन पे। तो चारों क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप कर पाओगे कि नहीं। अभी आंसर इजी है कि नहीं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Two cards are drawn successively with replacement from a pack of 52 cards। इसका मतलब क्या होता, जो 2 कार्ड्स को हम लोग निकाल रहे हैं 1 बाय 1 करके पैक ऑफ कार्ड्स में से, फिर से उसको रिप्लेस कर, मतलब फिर से उसको अंदर छोड़ दे रहे, निकाल रहे फिर डाल रहे, फिर से दूसरा निकाल रहे, ऐसा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस। अभी कितने एस कार्ड्स होते हैं टोटल सेट में, बताओ तो जरा। 4 रहते हैं। आपको पूरा डिवीजन पता है ना कार्ड्स का, नहीं पता है तो एक बार बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी। देखो कार्ड्स कैसे होते हैं ना, टोटल इसको डिवाइड करते हैं 26 रेड 26 ब्लैक कार्ड में डिवीजन होता है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अभी ये जो रेड होते हैं ना, ये हार्ट्स होते हैं 13 और डायमंड्स होते हैं 13। और ये जो ब्लैक कार्ड होते हैं ना, ब्लैक कार्ड्स रहते हैं, स्पेड 13 कार्ड्स होते हैं और क्लब के 13 कार्ड्स रहते हैं। बट ये हर एक सूट में, ये हर एक सूट में 4 कार्ड कॉमन रहते हैं, वो रहता है, और 4 कार्ड रहते हैं, 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक 1 एस। ये 4 कार्ड्स जो है ना, इसमें तो टोटल कितने कितने कार्ड्स है यहाँ पे। एस हमें चाहिए ना, एस इधर एक है, इधर भी एक एस है, इधर भी एक एस है, इधर भी एक एस है। तो टोटल कितने, टोटल पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एस कार्ड कितने, 4 है। अभी बंदा बोल रहा है मैं निकाल रही हूँ कार्ड और फिर से डाल रही हूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी भी किसकी चाहिए, 2 एस कार्ड की, है ना, 2 एस कार्ड की। तो वो जो एस कार्ड मैंने निकाला उसको तो 4 आउट ऑफ टोटल चांसेस है, बट उसको मैं फिर से अंदर रख के निकालू तो फिर से मेरे पास 4 चांसेस ही है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर मैं लिख दूं, प्रोबेबिलिटी इसका क्या रहेगा, 4 आउट ऑफ 52, 4 आउट ऑफ 52 ही रहेगा ना, और क्या होने वाला है। पहले कार्ड के लिए भी 4 आउट ऑफ 52, दूसरे कार्ड के लिए 4 आउट ऑफ 52। क्यों क्यों, बिकॉज रिप्लेसमेंट इज देयर। अगर इधर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो इधर 4/52 की जगह पे ये सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू क्या आता, 3/51 आता। समझ में आ रही है क्या बात, आ रही है क्या बात। मैं देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्लियर है ना, ये 4/52 4/52 क्यों आया। तो इसका आंसर निकाल लो तो एक बार, ये 2 2 जा, ये 2 2 जा और ये 6 जा। अच्छा ये 12 4 के टेबल से जाता ना, क्यों वेस्ट करना टाइम, 4 के टेबल से जाता, 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो 1/13 इंटू 13 169। इसका आंसर क्या है, 1/169। ऑप्शन ए है इसका आंसर, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड है यहाँ पे। क्लियर है क्या बात। मैंने यहाँ पे इसका नॉलेज भी आपको दे दिया, होपफुली यू विल रिमेम्बर इजीली नाउ। देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ, आप ये हार्ट्स डायमंड कैसे याद रखे, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर रेड आर हार्ट्स एंड डायमंड, मैंने भी वैसे याद रखा है। और ये जो BSc है ना, BSc साइंस का डिग्री, BSc, ये बी ब्लैक कार्ड से स्पेड्स एंड क्लब। तो BSc RHD करके याद रखोगे ना तो ये आपको पूरा मिल जाएगा स्प्लिटिंग। अगर आपको याद नहीं होता, आपको याद होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन ए था इसका आंसर, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
For the two events A and B, if P of A is known to you, which is equal to P of A by B, which is equals to 1 by 4, and P of B by A and P of B by A is equals to half, then is A and B are independent? P of A dash by B equal to 3 by 4, P of B dash by A dash equals to half, और all of this. इसका आंसर है all of this. ऑल ऑफ दिस है, देखो सबके सब तीनों के स्टेटमेंट सही है, देखो बताती हूँ। पहले तो उन्होंने क्या देखे रखा, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला लगाओ तो पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अभी पी ऑफ बी यहाँ पे हमें नोन है क्या, नहीं नोन है, तो पी ऑफ बी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू मुझे पता है 1/4, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अभी ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ना, मैं क्या करके रिप्लेस कर सकती हूँ, इसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है P ऑफ A बाई बी, सॉरी B बाई A मेरे पास दे के रखा है ना, तो देखो यहाँ पे रफ वर्क, P ऑफ B बाई A मेरे पास दे के रखा है, इसका मतलब है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो मुझे अभी इंटरसेक्शन का वैल्यू चाहिए ना, इंटरसेक्शन का वैल्यू चाहिए मुझे, ये इंटरसेक्शन न्यूमरेटर चाहिए, तो न्यूमरेटर में कैसे लिखूँ, प्रोडक्ट कर दूँ ना इन दोनों को, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए अपॉन पी ऑफ ए का 1/4, पी ऑफ बी ऑलरेडी 1/4 है, तो ये कैलकुलेट कर लो, तो अभी पी ऑफ ए कितना है 1/4 है, 1/4 इंटू पी ऑफ बी बाई ए कितना है हाफ है अपॉन 1/4, तो यहाँ 1/4 कट रहा, हाफ दे रहा, पी ऑफ बी क्या दे रहा, हाफ दे रहा। अभी इसको पकड़ के आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले नेक्स्ट लाइन पे, देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, P ऑफ A बाई B को हम मल्टीप्लाई करेंगे P ऑफ B, कर सकते हैं ना, आप B बाई A से भी निकाल सकते हैं। अभी P ऑफ B हमें मिल चुका है, हाफ P ऑफ A बाई B कितना है 1/4, तो ये 1/4 इंटू 1/2 कितना आ रहा 1/8। अभी एक बार चेक कर लो, P ऑफ A इंटू P ऑफ B क्या होता, इनका प्रोडक्ट हो रहा 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो रहा, आर दे मैचिंग, तो मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो मतलब ये बता दे रहा हमें एक कंडीशन क्या, कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, हमें इसने बता दिया कि A एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, सेकेंड भी सही है, देखो एक बार निकाल लेते हैं। P ऑफ, सेकेंड के लिए काम कर रही हूँ मैं, P ऑफ A डैश बाई B बताओ तो जरा कैसे लिखते हैं, P ऑफ A डैश बाई B हम कैसे लिखेंगे, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला लगा रही हूँ बेसिक फॉर्मूला, ओके, इसका आपको डिराइव फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो A डैश इंटरसेक्शन B को कैसे स्प्लिट मारते, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B करके स्प्लिट मारते ना, अपॉन P ऑफ B, है ना। तो ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है हमें 1/8 अपॉन P ऑफ B कितना आया 1/4 आया ना, P ऑफ B 1/2 आया, सॉरी 1/2, तो इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/4 आएगा ये इसका आंसर, है ना। ये कितना आ रहा 3/4, देखो 3/4 बोल के रखा, तो ये भी सही है। अभी थर्ड के लिए काम करूंगी नेक्स्ट लाइन पे, इसके लिए काम करते हैं। P ऑफ B डैश बाय A डैश का फॉर्मूला बना लो, A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P ऑफ A डैश होगा। अभी आपके पास P ऑफ A है ना, P ऑफ A डैश लिख लो फिर एक बार से, P ऑफ A डैश कितना है 1 माइनस 1/4 3/4 आता, और ये देखो डी मॉर्गन लॉ लगेगा न्यूमरेटर में, A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या हो गया, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये हो गया 3/4, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला ना आंसर। और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B करके निकालते, है ना। अभी वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है ना आपके पास सब कुछ है यहाँ पे, P ऑफ A यूनियन B निकाल लो, तो ये आएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, निकाल लो, ये P ऑफ A हमारा 4, P ऑफ B था हाफ, A इंटरसेक्शन B कितना मिला 1/8, ये निकाल लो, ये कितना आएगा एलसीएम 8 एलसीएम है, तो ये 2 + 4 - 1 कितना आता 6 - 1 5/8 आता, 5/8, तो ये आ रहा 1 माइनस 5/8 अपॉन 3/4। इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस 5/8 मतलब कितना 8 माइनस 5 दैट इज 3/8, 3/8 इंटू 4/3, ये कट ये आ जाएगा हाफ, देखो हाफ बोला है ना उसने, बोला है कि नहीं, सही बात है, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबाव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है। ये सब रफ वर्क, ये जो मैंने फटाफट से कैलकुलेट किया आपको समझ में आना चाहिए, आप भी इस you should also should solve, you should also be in position to solve in such a speed manner,
with accuracy in your exam. ठीक है, these sums are easy only, but little bit of calculation required, and those calculations are not that many. Those calculations are not that tough, isn't it? अभी आते हैं next question पे. Let A, B and C be three mutually independent events. इसका मतलब क्या होता है बताओ. ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब जब भी ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं हमें, उसका हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी का कैसे लिख रहे हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिख रहे हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कैसे लिखेंगे, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, एंड सो ऑन. जब हम प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं कि वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो हम ऐसे लिखते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही ना, इवेंट्स की बात हो रही है. तो मैं पी निकाल लेती हूँ. मैं क्या करती हूँ, पी निकाल लेती हूँ. तो मैं इसके उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. जब भी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है ए एंड बी का. बी इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट है बी एंड सी का. ए इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट है ए एंड सी का. तो ये बता रहा है हमारा पहला स्टेटमेंट कि ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अभी दिया क्या रखा है, दे के रखा है दो स्टेटमेंट्स S1 S2. S1 बोल रहा है ए एंड बी यूनियन सी आर इंडिपेंडेंट. पता करो तो ए का इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी पता कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. इंडिपेंडेंट पता करना है ना, तो ये क्या आना, ए बी सी आना. देखते आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना. अभी ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या बोला, ए बी बोला. इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का ए सी बोला. तो इसका तो अभी देखो इधर होल्ड डाउन, यहाँ पे क्या है, यूनियन आया. तो यूनियन आया मतलब ये ए बी प्लस ए सी होता. दिस इज नॉट इक्वल टू ए बी सी. ये समझ में आया क्या बात. इधर प्लस है ना, और आएगा, और इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है. अगर इंटरसेक्शन होता तो इंटू आता इधर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट से. इंडिपेंडेंट में क्या होती है चीज, इंटू हो जाता है वो इवेंट्स का. यहाँ पे ये प्लस है, तो ये प्लस क्यों आया, बिकॉज ऑफ यूनियन. तो ये S1 क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. S1 क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, S1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट. अभी हम आते हैं सेकंड पे. सेकंड को देखो, S2 क्या बोल रहा है, ए का इंटरसेक्शन ले लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ. देखो ये तो डायरेक्टली दिख क्या रहा है, ABC, है ना. तो ये सही बात है कि ए एंड बी इंटरसेक्शन सी आर इंडिपेंडेंट बिकॉज ए बी एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. तो इसका सिर्फ पहला जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट आ रहा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो ओनली S2 इज ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. आपको समझ में आया ना ये. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If P of B is known to you, P of A intersection B intersection C complement is known to you, and P of A complement intersection B intersection C का complement is known to you, then what is P of B intersection C? इसको आप सेट थ्योरी से सॉल्व कर सकते हो. तीन सेट ले लो, तीन सेट ले लो यहाँ पे A B C करके. ठीक है, हमें क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन C चाहिए, मतलब हमें ये चीज चाहिए. अभी इसका लिखो तो सेट थ्योरी का डेफिनेशन लिखो. गिवन सेट्स को देखते हुए आप लिख सकते हो. हमें P ऑफ B इंटरसेक्शन C कैसे मिलेगा, सिंपली हमें ये सिंपली मिलेगा P ऑफ B में से. P ऑफ B में से किसको निकालना बताओ तो जरा. ये चाहिए, ये B का हिस्सा है ना. ये जो भी है मैंने जो शेड किया ये किसका हिस्सा है, ये बी का ही हिस्सा है. सिंपल अगर हम डायग्राम को देखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मतलब है जो शेडेड रीजन जो मुझे चाहिए, ये रीजन मुझे कैसे मिलेगा, सिंपली पी ऑफ बी में से मुझे क्या निकालना होगा, ये दो गिवन को निकालना होगा. ठीक है, तो माइनस कर दो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये भी माइनस ही करना है हमें क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. तो ये P ऑफ B माइनस P ऑफ B हमें देके रखा है 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है 2/3. तो 3/4 माइनस 2/3 क्या आंसर आता है, इसका एलसीएम 12 है. 3 3 जा 9 माइनस 8 1/12 आएगा इसका आंसर, 1/12 आता है. मतलब इसका हिंट देखने जाओ तो क्या है आपके क्वेश्चन में जो दे के रखा है, ये P ऑफ B में से इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस खत्म, काम खत्म. जो P ऑफ B दिया है उसमें से अदर जो दो चीजें दी है उनको सब्ट्रैक्ट करना है. और आप वो वेरीफाई कर सकते हो ये वेन डायग्राम से. ये शेडेड रीजन है जो आपको चाहिए, P ऑफ B इंटरसेक्शन C. क्लियर है बात. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे. A six-faced fair dice is thrown. A six-faced fair dice is thrown until one comes. फेयर डाइस को हम डालते जा रहे हैं कब तक, जब तक हमें वन नहीं आता. then the probability that one comes in even number of trials, हमें उस चीज की probability निकालनी है जब one कहाँ पे आएगा, even number of trials पे आएगा. अभी ये ट्रायल करते जा रहे हैं, नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ऐसे डालते जा रहे हैं. तो हमें probability निकालनी है जो इवन ट्रायल से उसमें हमें क्या है, उसमें हमें क्या है 1 आए.
तो 1 कभी भी आने के लिए एक डाइस को थ्रो करेंगे, 1 आने के लिए क्या चांसेस है पहले तो बता दो, 1/6 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, पहले वो लिख देते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन 1 डाइस थ्रॉन क्या होता है, 1/6 होता है। अभी नहीं आने की, इसको मैं P ऑफ A बोल देती हूँ, ये मेरा इवेंट A हो गया ताकि मुझे 1 आ जाए फेस पे, बट इसका नहीं आने का भी लिखना पड़ेगा ना, फिर A का डैश कितना होगा, 1 - 1/6 दैट इज 5/6, क्योंकि मुझे इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में 1 चाहिए, मतलब जो नहीं चाहिए वो 5/6 है ना। तो अभी देखो, अभी इसका सम आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे देखो बताती हूँ। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, हमें फर्स्ट ट्रायल फर्स्ट में नहीं आना है, नहीं आने मतलब 5/6 है, बट सेकंड में आ गया तो इसको इनटू सेकंड ट्रायल में अपना क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1/6। या तो ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में आना मतलब 1/6। या तो ऐसे हो सकता कि कैसे हो सकता बताओ, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में भी नहीं आया, फिफ्थ में भी नहीं आया क्योंकि ऑड है, बट इवन सिक्स्थ में आया तो 1/6। तो ये ऐसे चलते जाएगा, क्या होगा, चलते हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या आ रहा है, 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 का पावर 3 इंटू 1/6 प्लस 5/6 का पावर कितना, 1 2 3 4 5 इंटू 1/6। तो ऐसे ऑड पावर्स आते जा रहे हैं 5/6 के, तो 1/6 तो उसमें कॉमन है ना, 1/6 को निकाल लो बाहर, तो 5/6 प्लस 5/6 की ऑड पावर 3, 5/6 की फिर से ऑड पावर 5, ऐसे आएगा। ये जीपी कौन सा जीपी है, इन्फिनिट जीपी है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन पे इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, ये हमें आ रहा है 1/6 इंटू, ये फॉर्मूला हो जाएगा A/1 - R ब्रैकेट का, ये इन्फिनिट जीपी है ना, ये जीपी कौन सी है, इन्फिनिट वाली है। इसका फर्स्ट टर्म आपको दिख के आ रहा है, क्या यहाँ पे लिख देती हूँ, पहला टर्म क्या है 5/6 है, और आर इसका क्या है, दिख के आ रहा है आपको, 5/6 का क्यूब अपॉन 5/6, एक 5/6 कटा, 5/6 का स्क्वायर इसका आर आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू कितनी 5/6, 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर अपना आर है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे कितना हो रहा है, 5/36 हो रहा है ना, 5/6 इंटू 1/6, और 1 अपॉन में क्या आ रहा है हमें, 1 अपॉन में 1 माइनस 25/36, इसका कैलकुलेशन करना हम, 5/36 इंटू ये न्यूमरेटर में 36 आ जाएगा, 36 माइनस 25 कितना आता है, 36 माइनस 25 11 आता है। तो इसका आंसर आपको दिख के आ रहा है ना, 5/11 आ रहा, 5/11 है ना, तो इसका आंसर आ रहा ऑप्शन ए। ये आपको समझ में आया कि एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। हमें क्या चाहिए था, हमें 1 चाहिए था, 1 शुड कम ऑन द फेस इन इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में 1 आना हमारा सक्सेस है, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, नहीं आना 5/6 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, पहले में नहीं आएगा, ऑड है ना, नहीं आएगा तो 5/6, सेकंड में आ रहा तो उसको सेकंड वाला आंसर 1/6 आ गया, बट ऐसा नहीं होगा, इवन तो और कुछ भी है ना, फोर्थ पोर्शन भी इवन है ना, तो 1 में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, तो फोर्थ में आना, बट इवन तो और भी कोई है ना, 6 भी इवन है, तो ऐसे कितने इवन है, उन सबके लिए ये चलेगा काम, ठीक है। जब इवन आएगा तभी आएगा, जब इवन आएगा तभी, बाकी के पहले वाले सब नहीं आना, 5/6 5/6 5/6, क्लियर है बात। तो ये इन्फिनिट जीपी बन गया, इसका मैंने फॉर्मूला लगाया A/1 - R करके हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो, if the integers m and n are chosen at random from 1 to 100, अभी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, देखो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट अ नंबर ऑफ द फॉर्म 7 to the power m plus 7 to the power n is divisible by 5, डिविजिबल बाय 5 होने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी ये है क्या, 7 टू द पावर m 7 टू द पावर n, इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, 7 टू द पावर m प्लस 7 टू द पावर n को कॉमन लेंगे ना, समझो मैं इसको रेशियो फॉर्म में 7 टू द पावर n को मैं बाहर ले लूँ, तो ये 7 टू द पावर m अपॉन 7 टू द पावर n प्लस 1 होगा, दैट इज 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर m माइनस n प्लस 1। अभी मैंने ऐसे क्यों क्या बताती हूँ, यहाँ पे दोनों में भी 7 ही है ना बेस, तो एक सिंप्लीफाई करके एक सिंपल वाला फॉर्म मिल रहा है, इसलिए मैंने किया। अभी हमको क्या चाहिए, देखो डिविजिबल बाय 5 चाहिए, क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 5। तो आपको पता है ना, वंस प्लेस क्या होना, यूनिट प्लेस होना 0 या तो 5, तभी नंबर डिविजिबल बाय 5 होता। वंस प्लेस क्या होना, 0 या तो 5। तो हमें अभी इसके लिए काम करनी है, जब m - n 0 होगी, क्या m - n 0 होगी तो ये 1 आएगा, 7 टू द पावर, इट विल बी नेवर डिविजिबल। बट m - n अगर 1 होगी तो भी इट विल बी नेवर डिविजिबल, बिकॉज 7 प्लस 1 8 हो जाता। बट m - n 2 पहला वैल्यू है, अगर हम इसको असाइन करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 क्या देगा 50, विच इज डिविजिबल बाय 5।
ये तो नंबर नहीं है तो मतलब नहीं है, बट ये इंटू है ना, इससे हमें मतलब है। तो हमें अभी नेक्स्ट लाइन पे लिखना होगा कि 7 to the power m minus n plus 1 should be divisible by 5 in order that this sum is divisible by 5। ये सम को डिविजिबल बाय 5 होने के लिए हमने पता किया कि सिर्फ इतना डिविजिबल बाय 5 होगा तो हो गया हमारा काम। ये 7 टू द पावर n तो इनटू में कैसे भी वो अकेला अपना साइड में पड़ा रहेगा। अगर इसको ये ब्रैकेट को डिवाइड करेगा 5 मतलब पूरे नंबर को डिवाइड करने जैसे हो गया। अभी देखो एक नोटिस करते हैं, 7 की पावर m माइनस एन प्लस 1 क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होने के लिए हमें काम करना है। तो हमें सबसे पहले पता है कि 7 की पावर 1 क्या होती है, 7 होती है। तो ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। बट 7 की पावर 2 कितनी होती है, 49। 49 प्लस 1 कितना होता है, 50। मतलब ये हमें काम करेगा, 7 की पावर 2 से हमें काम करेगा। 7 की पावर 3 निकालने जाओ, 343, इसका 1 प्लस 3 है, 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। 7 की पावर 4 निकालो, ये आपको आएगी 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 कैरी 3 है ना, 7 3 जा 21 प्लस 24। तो ये भी 1 प्लस 1। अभी 7 टू द पावर 5 आप निकालो, 7 टू द पावर 6 निकालो, ये फिर से ना ये ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके 1 प्लस 4 9 3 1 ही रहेंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते। ये आप चाहे तो चेक कर लो एक बार। ये अभी 7 की पावर 4 के बाद आप जो भी 7 की पावर निकालोगे ना, फिर से वो या तो 1 प्लस 7 देगा, या तो 9 देगा, या तो 3 देगा, या तो 1 देगा। और हमें ये पूरे ये कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन हमें काम आ रहा है इधर डिविजिबल बाय 5 के लिए, ये वाला कलेक्शन जहाँ पे पावर 2 रहेगा, है ना, पावर 2 इसका रिमाइंडर होगा। मतलब हमें एक बात इधर पता है कि ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिसिटी बोलते हैं। 7 की पावर की साइक्लिसिटी क्या है, आफ्टर एवरी फोर्थ पावर ऑफ 7 7 का पैटर्न रिपीट होगा, 1 प्लस 7 फिर 9 फिर 3 1। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो हम 7 टू द पावर m माइनस एन को ऐसे लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 4k प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4k प्लस 1 4k प्लस 2 4k प्लस 3 4k प्लस 4। बट इसमें से हमें कौन सा बंदा चाहिए, हमें चाहिए प्लस 2 वाला, प्लस 2 देने वाला। तो प्लस 2 को हमने ले लिया। सो दिस शुड बी द फॉर्म ऑफ 7 टू द पावर m माइनस एन, दिस शुड बी द फॉर्म 7 टू द पावर 4k प्लस 2। अभी देखो काम कैसे करना है, हमें पता है m एंड n आर फ्रॉम 1 to 100, मतलब 100 से लेस वाले हैं ना m एंड n। इसका मतलब क्या हो गया फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो है 4k प्लस 2 जो है ये भी लेस देन 100 है ना, 1 to 100 है, वो लेस देन 100 में ही आएगा इसका वैल्यू भी। तो 4k प्लस 2 लेस देन 100 मतलब 4k लेस देन 98 होगा, मतलब k लेस देन 24 पॉइंट कितना होगा, देख लो 98 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 2 जा फिर 18 है ना, 4 6 जा नहीं 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 2 4 5 जा, तो 24.5 आएगा। इसका इंटीजर ले लो 20, इसका इंटीजर क्या आएगा 25। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमें, k की वैल्यू हमें क्या आ रही है 25। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल, ये फेवरेबल हो गया ना हमारा। फेवरेबल कितने हैं 25 है, और टोटल कितने हमारे पास, टोटल कितने हैं 100। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 25 आउट ऑफ 100, तो ये हो जाएगी 1/4। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। देखो m एंड n हम कहाँ से चूज कर रहे थे, हम 1 to 100 से चूज कर रहे थे, मतलब उनको चूज करने के 100 ही है ना चांसेस। टोटल n ऑफ s में कितने आएंगे, 100 आएंगे, 100 पॉइंट्स आएंगे, 100 नंबर्स आएंगे। उसमें से 25 नंबर्स ऐसे हैं जो हमें जिसकी जिसकी m एंड n की वैल्यू असाइन करने के बाद ये सम क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। ये हमने कैसे निकाला आपको समझ में आया ना। ये निकालने के लिए हमें हेल्प मिली साइक्लिसिटी ऑफ 7 की, जिसकी साइक्लिसिटी ऑफ 7 होती है 4। तो जो कोई भी 7 की पावर ना 4k प्लस 1 4k प्लस 2 4k प्लस 4 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4k प्लस 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हमने उससे हमने k की वैल्यू निकाली। ठीक है, कि क्योंकि अगर m एन n 100 तक है तो ये जो k की जो भी वैल्यू है, ये वाली जो है रिक्वायर्ड वैल्यू, ये भी हमें लेस देन 100 के लिए काम करना था इधर। तो उसकी तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, उसकी वजह से दिस वाज द आंसर। ओके, अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 identical coins each with the probability p of showing up heads are tossed once. If 0 less than p less than 1 and the probability of the head showing on 50 coins is equal to that of the head showing on 51 coins, then value of p। यहाँ पे क्लियरली बता के रखा है 100 टाइम्स आइडेंटिकल कॉइन्स को हमने थ्रो किया है, मतलब 100 टाइम्स कॉइन को थ्रो किया गया है। तो n इज इक्वल टू इधर 100 है, p की वैल्यू अननोन है। ये बाइनोमियल ट्रायल के बेस का क्वेश्चन है, दिख के आ रहा ना। उन्होंने हमें बोल के रखा प्रोबेबिलिटी एट 50 कॉइन्स इज सेम एज प्रोबेबिलिटी एट 51 नंबर कॉइन्स। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट x क्या होता है, ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमें क्या देगा 100 c 50
p टू द पावर 50 q टू द पावर 50 आएगा यहाँ पे, और ये 100 c 51 p की पावर 51 q की पावर कितनी आएगी 100 माइनस 51 कितना आएगी 49। तो हमें इसको सॉल्व करना है बस। यहाँ पे p की पावर 50 ये कटेगी यहाँ पे, और ये इसमें से 49 कटेगा, ये टोटल कटेगा, है ना। तो ये 100 c 50, यहाँ पे क्या बच रहा हमें q बच रहा ना, और यहाँ पे बच रहा p, ठीक है। तो अभी देखो हमें कैसे मिलेगा आंसर फिर। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 c 50 कैसे लिखेंगे, 100 c 50 सेम एज 100 c 50 ओनली। 100 c 50 का फॉर्मूला लगा लो, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ये q इज इक्वल्स टू ये 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस ये 100 माइनस 51 था, है ना, 100 माइनस 51, 100 माइनस 51 कितना आएगा 49 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल इंटू ये यहाँ पे p था। देखो कैलकुलेशन अभी ये कट रहा, और इसमें से ये 50 कटेगा और ये 49 कटेगा इसमें से, तो यहाँ पे 1/50 आएगा q, और यहाँ पे क्या बच रहा 51 बच रहा ना p, है ना। तो p बाई q की वैल्यू क्या आ रही है 51/50 आ रही है, p बाई q की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है q क्या होता है 1/p होता है, तो p अपॉन 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 51/50। इसको कैलकुलेट करना होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे आप। देखो आसान है कैलकुलेशन, अभी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, वी हैव सम स्पेस हियर। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना है, तो ये 50p इज इक्वल्स टू 51 माइनस 51p, तो ये कितना आएगा 51 को लेफ्ट साइड में ले लो, 51 को लेफ्ट साइड में ले लो 51p को, तो 50 प्लस 51p कितना होगा 101p इक्वल टू 51, तो p की वैल्यू आएगी 51 अपॉन 101, 51 अपॉन 101, तो ऑप्शन डी आ रहा है। देखो हमें आंसर, आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, आसान सा कैलकुलेशन है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमें डायरेक्टली इधर वैल्यू p दे रहा है 51 अपॉन 101, है ना। देखो 50p में क्या ऐड हो रहा 51p ऐड हो रहा, तो 101p इक्वल टू क्या है 51 बचेगा ना, तो 51/101। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, 3 आइडेंटिकल डाइस मतलब वही 1 डाइस को 3 बार फेंकने जैसा काम है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम, अभी डायरेक्ट इवेंट बना लो यहाँ पे, सेम नंबर अपीयर, सेम नंबर अपीयर। तो अभी सेम नंबर अपीयर होने के तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ई में कौन कौन बंदे आएंगे, बताओ तो ई में कौन कौन से बंदे आएंगे, पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम कार्डिनलिटी पे आते हैं। तो ई में आएंगे 1,1,1, या तो 2,2,2, या आएगा 3,3,3, ये सब आएगा ना, 4,4,4 भी आएगा, 5,5,5 भी आएगा, एंड 6,6,6 आएगा। अभी सैम्पल स्पेस वो तो आपको समझ में आ गया रहेगा, ये तो टोटल 6 है, सैम्पल स्पेस बता दो, ये 6 इंटू 6 इंटू 6, बिकॉज 3 डाइस है ना, तो ये हो जाएगा 216। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी ऑफ ई निकाल लो। पी ऑफ ई क्या होता है, पी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई हमें मिला 6, ये मिला 6 का क्यूब, 6 1/6 का स्क्वायर, दैट इज 1/36, या तो 6/216 लिखो, आंसर तो वही आना है ना। आंसर क्या है ऑप्शन बी। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If A and B are two events such that P of A is positive and P of B is not equal to 1, then what is P of A complement by B complement written as? ये आसान सा सवाल है। P of A complement by B complement को हम लिखते हैं P of A complement intersection B complement upon P of B complement। अभी न्यूमेरेटर में क्या लगा लेंगे, डी मॉर्गन लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ये डायरेक्टली दे के रखा है, देखो ऑप्शन में सी में, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला पे ये सम था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया ऑप्शन सी। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 coupons are numbered from 1 to 15 respectively. 7 coupons are selected at random, one at a time with the replacement. बढ़िया, फिर से जो कार्ड जो कूपन निकाला है फिर से उसको वापस रखे, दूसरा कूपन निकाल रहे, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन अ सेलेक्टेड कूपन इज 9। हमें लार्जेस्ट नंबर 9 चाहिए, मतलब हमें टिकट्स वहां पे किसके लिए काम करना होगा, 1 to 9 टिकट्स के लिए काम करना रहेगा, फॉर लार्जेस्ट टू बी 9, क्योंकि इसके आगे के टिकट्स कूपन ले लेंगे तो उसमें तो लार्जेस्ट कूपन 15 आएगा। हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट कूपन क्या चाहिए 9 चाहिए, तो हमें इसके लिए काम करना है, फॉर लार्जेस्ट 9 के लिए 1 to 9 में से सेलेक्ट करना।
अभी इन्होंने क्या बोला, रिप्लेसमेंट बोला, मैं जो भी कूपन निकालूंगी, मुझे कितने कूपन निकालने बाय द वे, 7 ना, देखो अच्छे से देखो, 7 कूपन्स मुझे निकालने, तो मैं पहले सैंपल स्पेस बता देती हूँ आपको। एन ऑफ एस कितना आएगा बताओ तो, 15 कूपन है और 7 कूपन निकालना है। अभी मैं नंबर 1 पोजीशन पे कूपन निकालने, जो मेरे पास 15 चॉइसेस है ना, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 15 टू द पावर 7, है ना, ये क्या हो जाएंगे 15 टू द पावर 7। हर एक कूपन को मेरे पास 15 में से कोई भी कूपन उठा सकती हूँ ना, 7 बार के लिए मेरे को 7 बार कूपन निकालना है विथ रिप्लेसमेंट, हर एक को 15 15 15 चांसेस है ना, रिपीटेशन अलाउड है ना, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड हो गया बिकॉज रिप्लेसमेंट इज अलाउड, रिप्लेसमेंट अलाउड है तो रिपीटेशन अलाउड। अभी एन ऑफ ई मुझे बता दो, एन ऑफ ई मुझे लार्जेस्ट नंबर 9 चाहिए, तो मुझे इसमें से निकालने ना 7 कूपन, मतलब 9 टू द पावर 7 आएगा ये, है ना, वही चीज, वही रिप्लेसमेंट वाली चीज हो रही है। बट मुझे नंबर लार्जेस्ट 9 ही मिलना चाहिए यहाँ पे, 9, बट यहाँ पे तो 8 मिलने, यहाँ पे 8 तक के भी चांसेस है ना, तो ये सब मुझे निकाल देना है, मुझे सिर्फ एक ही चॉइस के लिए काम करना है, लार्जेस्ट 9 के लिए, तो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा 8 टू द पावर 7। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक के लिए काम करना है, मुझे लार्जेस्ट चाहिए 9, तो मुझे एक के लिए काम करना है, तो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा ना 1 टू 8 वाला चॉइस, है ना, तो इसीलिए एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, 9 टू द पावर 7 माइनस 8 टू द पावर 7। अभी आंसर निकालेंगे हम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई कितना है 9 टू पावर 7 माइनस 8 टू पावर 7 अपॉन टोटल 15 टू पावर 7, तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर आप कैसे बता सकते हो, इसका आंसर बताने के लिए तो सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका तो तीनों ऑप्शन ये रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन डी इससे जाएंगे हम, इसका आंसर इस तरह से, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या है, परफेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज इसका आंसर तो ये आना है 9 टू द पावर 7 माइनस 8 टू द पावर 7 अपॉन 15 टू द पावर 7। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.4। इवेंट ए को होने के लिए क्या है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी है ना, ये तो पी की वैल्यू होगी, पी ऑफ सक्सेस दे के रखा उन्होंने, सक्सेस को हम लोग लेते हैं पी, कितना है 0.4, एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। 3 independent trials of the experiment are performed, n equal to 3, the probability that the event A happens at least once, मतलब probability at x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक हम क्या काम करेंगे, बट इसका प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 करके, 1 माइनस, इसका रिवर्स निकाल सकते हैं ना, आसान हो जाएगा ना रिवर्स निकालना, तो निकालो फिर। ये बाइनोमियल ट्रायल है, इसका फॉर्मूला एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स है, लगाओ फिर यहाँ पे 1 माइनस, ये n कितना 3, 3c0, p कितना 0.4, 0.4 की पावर 0, ये 1 माइनस, ये क्यों निकाल लो, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 आएगा, 0.6 की पावर कितनी 3, एन सी एक्स ना, 3 माइनस 0 3 आएगा, तो इसका आंसर निकाल लेते फिर। ये आंसर आएगा, मैं 1 माइनस ये 3c0 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 0.6 की पावर 3, 0.6 की पावर 3 निकाल लेनी है हमें, 0.6 की पावर 3 निकालनी है, 0.6 की पावर 3 0.216 होगी ना, 6 की पावर 3 कितनी होती है 216 होती है, तो 0.6 की 0.216 होगी, तो ये 1 माइनस 0.216 सब्ट्रैक्शन कर लो तो एक बार, 0.216 कितना आएगा ये 4, फिर ये 8, ये 7, ये 0, ये आएगा 0.784, है ना, आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ में आई क्या बात आपको, मैंने रिवर्स से निकाला, आसान हो गया, एटलीस्ट 1 का था, फॉर नन से हमने निकाला, 1 माइनस एट एक्स इक्वल टू 0 से हमने निकाला, हमने इसको कैसे निकाला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 से काम चला है इसका, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two events A and B have probabilities 0.25 and 0.50 respectively। दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, मतलब P of A हमें दे के रखा 0.25, P of B हमें दे के रखा 0.50, और बोला क्या गया है, probability that both A and B occur simultaneously is 0.14। both A and B occur simultaneously मतलब probability of A intersection B दे के रखा उन्होंने, कितना है 0.14 है, और पूछा क्या गया देखो, नीदर ए नॉर बी का प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ के रखा उन्होंने, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी करके निकालेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो, आपका काम हो गया फिर, है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे हम इसमें, तो हमारा काम हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओ, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू
P of A that is 0.25, P of B 0.50 minus P of A intersection B 0.14. इसका आंसर निकालो कितना आता, 0.25 प्लस 0.50 0.75 आता, माइनस करो 0.14, 0.75 माइनस 0.14 ये कर लो सब्ट्रैक्शन, कितना आता 0.61 आ रहा, ये कितना आ रहा आंसर 0.61 आ रहा। तो अभी हमें आंसर रिक्वायर्ड निकालनी है ना, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड क्या है हमारा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, ये है हमारा रिक्वायर्ड, इसके लिए हम काम कर रहे हैं अभी। तो 1 माइनस 0.61, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 1.00 माइनस 0.61 सब्ट्रैक्शन करो, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 3 0, तो ये आ रहा है 0.39। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं खुद से। आपको क्वेश्चन में की भाषा समझनी है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है ना, क्या कैलकुलेट करना है, ये समझ में आ गया, मतलब ये कैलकुलेशन पार्ट तो आप खुद से ही कर लोगे, है कि नहीं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी की वैल्यू हमें पता है, एनपी है 4 एंड वेरिएंस की वैल्यू हमें पता है एनपी क्यू दैट इज 4/3। तो पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसके लिए तो हमें फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या लगेगा, p लगेगा, q लगेगा एंड n लगेगा, तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, एन एन करेगा, पी पी करेगा, 1/q की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 3/4, तो 1/q इज इक्वल टू क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4/3 दैट इज इक्वल टू 3, तो q इज इक्वल टू 1/3 आया, q 1/3 मतलब p कितना 1 माइनस q होता है ना p, तो ये कितना आएगा 2/3 आएगा। चलो p एंड q मिल गया हमें, n मिला क्या, बट n नहीं मिला, n के लिए काम करो, np इक्वल टू 4 है, p कितना मिला 2/3 मिला इक्वल टू 4, निकालो n इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 3/2, 2 2 जा, ये कितना आएगा, ये हमेशा इंटीजर आता है, 2 3 जा 6। चलो ऑल वी गॉट, सो नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला p एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कब तक जाएगा, n कितना है 6 ही है, तो ये जाएगा p एट x इक्वल टू 5 एंड p एट x इक्वल टू 6 तक जाएगा, n 6 है ना। चलो फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे 6 c5 p कितना अपना 2/3 का पावर 5, फिर ये 1/3 का पावर 1, 6 माइनस 5 ना, प्लस ये 6c6 2/3 का पावर 6, बाकी ओ क्यू तो पावर 0 आएगा, मतलब नहीं है लिख के, तो 6c5 इस सेम है 6c1, तो ये 6 हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 6 होगा इन दोनों का मिला के, प्लस ये 6c6 कितना होता है 1 होता है ये, है ना, 2 टू द पावर 6 मतलब 2 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6, 2/3 के पावर 6 मतलब 2 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6, इसका कैलकुलेशन कर लो एक बार। इसका कैलकुलेशन में हमें कॉमन क्या आना है, 2 टू द पावर 5 कॉमन आना है, 3 टू द पावर 6 कॉमन आना है, बचना क्या है यहाँ पे 6/3 प्लस 1 बचना है, नहीं प्लस 2 बचना है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 थी ना, देखो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ एक बार चेक कर लो, 2 टू द पावर 5 बाहर आ गया न्यूमरेटर से और 3 टू द पावर 6 बाहर आ गया डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर तो 3 है ही नहीं, अरे वाह, डिनोमिनेटर तो 3 है ही नहीं, 3 टू द पावर 6 को हमने बाहर निकाला तो इधर बचेगा 6, है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एक 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा 8 इंटू 2 टू द पावर 5/3 टू द पावर 6, बट वैसा आंसर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं 2 टू द पावर में है ना आंसर, ये 2 टू द पावर ये 8 क्या होता है 2 टू द पावर 3 होता है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5/3 टू द पावर 6, आंसर क्या आएगा 2 टू द पावर 8/3 टू द पावर 6, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन डी सॉल्व करने से। क्लियर है क्या बात। अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है बेस थ्योरम पे, अंडरस्टैंड करो अच्छे से, आसान क्वेश्चन है। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag contains 5 red and 6 black balls. Bag 1 में क्या चीज है 3 रेड है एंड 4 ब्लैक है, तो इधर टोटल बॉल्स कितने हैं 7 हो गए, ठीक है, एंड बैग 2 में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास 5 रेड है एंड 6 ब्लैक है, तो इसका टोटल कितना होगा 11 बॉल्स हो गए, है ना। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे के रखिए, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स and it is found to be red, then find the probability that it was drawn from bag 2, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकाला गया है, जो रेड बॉल निकाला था वो बैग 2 से निकाला करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं, हमें चाहिए रेड बॉल, है ना, लेट ए बी इवेंट दैट red ball is drawn,
ए बी इवेंट दैट रेड बॉल इज ड्रॉन। अभी ये रेड बॉल या तो बैग 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड गिवन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसका क्या होगा बताओ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितने 3 आउट ऑफ 7, 3/7 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग क्या होगा, सेकेंड बैग में रेड बॉल कितने 5 आउट ऑफ 11 होगा। अभी बैक की भी तो प्रोबेबिलिटी, हमें बैक चूज करना पड़ेगा, उसके बाद बॉल विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो बैक की प्रोबेबिलिटी लिखो तो P ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, P ऑफ 2 की भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्यों? क्योंकि दो बैग्स में किसी एक बैग को चूज करना क्या वेज से करेंगे, 1/2 वेज से करेंगे। अभी लगाएंगे बेस थ्योरम। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक 2, मतलब बैक 2 से प्रोबेबिलिटी चाहिए। गिवन क्या है, रेड बॉल है करके गिवन है, रेड मतलब ए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सेकेंड बैग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। अभी इसका फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सेकेंड बैग को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग विद द रेड, इनटू क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये फॉर्मूला इंटरसेक्शन हमें दूसरे ए बाय सेकेंड के फॉर्म में भी तो इंटरसेक्शन आएगा ना। देखो आपको पता है ना, जब भी ए इंटरसेक्शन बी का आपको चाहिए, आप इसको पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए करके भी लिख सकते हैं ना। ये इंटरसेक्शन तो दोनों के फॉर्मूले में आता है, पी ऑफ ए बाय बी के फॉर्मूले में भी आता है और बी बाय ए के फॉर्मूले में भी आता है। समझ में आ रही है ना बात। अभी डिनोमिनेटर कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर टोटल प्रोबेबिलिटी है। ये पी ऑफ ए क्या है, रेड बॉल। रेड बॉल कहाँ से आया हमने लिखा ना, या तो ये ए कहाँ से आएगा, ये आएगा ए बाय आई से, है ना। मतलब इसका इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखेंगे हम, या तो वो जो ए आएगा वो पहले बैग से आएगा, या तो वो आएगा दूसरे बैग से। तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम का स्टेटमेंट। ये जो मैंने अभी लिखा, ये क्या है, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अभी ये डिनोमिनेटर फिर से कैसे लिखेंगे, ये वाले फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो अभी देखो आंसर आते हैं, फिर आंसर पे पी ऑफ सेकेंड बैग गिवन रेड बॉल इक्वल टू न्यूमेरेटर पी ऑफ सेकेंड बैग क्या था हाफ, इंटू पी ऑफ ए बाय सेकेंड बैग कितना था, ए बाय सेकेंड बैग क्या था 5/11 था, है ना, 5/11। और तो ये 5/11 डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हाफ इंटू फर्स्ट बैग वाला रेट। फर्स्ट बैग वाला रेट कितना था हमारे पास, फर्स्ट बैग में कितने 3 रेट आउट ऑफ 7, तो 3/7। इसका सेकेंड बैग वाले का हाफ इंटू 5/11, इसका कैलकुलेशन कर लो, खत्म हो गई बात। तो ये आ जाएगा 5/22 अपॉन 3/7 2 14 प्लस 5/22, है ना। तो इसका आप कैलकुलेशन कर लेना है अच्छे से, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 5/22 इंटू ये कितना होगा 22 इंटू 14 आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 22 इंटू 3 66 प्लस 14 5 70, है ना। तो ये 22 यहाँ पे कट रहा और हमें आंसर क्या आ रहा, हमें आंसर आ रहा 5 इंटू 14 अपॉन 66 इंटू 70 कितना होता, 60 प्लस 70 हो जाता 136 होता, है ना, 136 होता डिनोमिनेटर। तो ये 2 7 जा 2 6 जा 12 2 8 जा, है ना, 5 7 जा 35 अपॉन 68। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है आपको समझ में आ रहा है ना, आपको निकालनी थी प्रोबेबिलिटी फॉर द सेकेंड बैग, बट गिवन क्या है रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग गिवन रेड बॉल को मैंने ए इवेंट लिया था, तो ये तो इस तरह से आएगा। तो न्यूमेरेटर में स्वाइप करके लिखना, सेकेंड बैग पहले चूज करेंगे, फिर जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इन द सेकेंड बैग डिवाइडेड बाय फॉर फर्स्ट बैग के लिए सेकेंड बैग के लिए सेम चीज करना जो न्यूमेरेटर में किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग इनटू रेड बॉल फ्रॉम द बैक। तो इसका ना आप ना क्या कर सकते हो पता है, एक चार्ट बना सकते हो, है ना। यहाँ पे जो है ना रेड बॉल ये फर्स्ट बैग से लिया गया है, सेकेंड बैग से लिया गया। फर्स्ट बैग से लेने की चांसेस थे कितने थे 3/7, सेकेंड बैग के चांसेस थे 5/11, है ना। और ये बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हाफ, ये हाफ। तो इसके न्यूमेरेटर में क्या चीज आता है, न्यूमेरेटर में आता हाफ इंटू ये जो जिसके बारे में पूछा गया है, और डिनोमिनेटर में क्या आता यही दोनों का एडिशन हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11। तो ये चार्ट से इतना ये इससे ये आंसर आ जाता है आपका। आपके एग्जाम में आप सिर्फ इतना ही काम करना है। ये समझ में आया ना क्या करना है, समझ में आ रहा है। और एक बार बता देती हूँ देखो,
और एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि शॉर्टकट क्या है बेस थ्योरम का। पहले तो आप देख लेना एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा। हमें चाहिए थी, गिवन क्या था वो पहले हाईलाइट कर लो। गिवन था रेड, है ना, बैग 1 से भी आएगा वो, बैग 2 से भी आएगा। पहले तो बैग की प्रोबेबिलिटी लिख लो। बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती, 2 बैग है तो हाफ हाफ, अगर 3 बैग होती तो 1/3 1/3 1/3 आता, और एक इधर ऐड होता है ऐसे, ठीक है, अगर 3 बैग होता तो, बट फॉर्मूला वैसे ही आएगा जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बाद अभी आप क्या करना, इसके नीचे लिखना रेड बैग फ्रॉम फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी 3/7, रेड बैग फ्रॉम द सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी 5/11। तो आप अभी बेस थ्योरम कैसे लिखना, न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्या चाहिए हमें, सेकेंड बैग से रेड बैग रेड बॉल चाहिए था, तो हमें चाहिए सेकेंड बैग से, हमें क्या चाहिए, सेकेंड बैग से रेड बॉल चाहिए, ये सेकेंड बैग से ये रेड बॉल चाहिए। पहले सेकेंड बैग को तो उठाएंगे ना, तो इनका प्रोडक्ट हाफ इंटू 5/11। डिनोमिनेटर में क्या, या तो वो पहले बैग से हो सकता है सेकेंड बैग से, ये अपना टोटल चांसेस होता है ना डिनोमिनेटर सैंपल स्पेस, तो दोनों आ जाएंगे, हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11, बस इतना सा करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ट्री के फॉर्म में आप अपना बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। इतना सब कुछ जिसमें लिख के पढ़ाई उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, सिर्फ ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो hopefully the session is really helpful to you based on the probability topic. I have selected very good questions. See that you could answer all the questions in one go. If you couldn't answer any question, you can check the explanation and try to answer yourself as well. And see that you also practice from probability the various previous years questions. I'm also uploading for you the solved papers of previous years, है ना? So you can take the reference and prepare well, and you would do well in your upcoming attempt. Thanks for watching this video. I would meet you in the next session.